आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से न्यूट्रॉन से चालू होगा। क्या बोला गया? 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अणुपरमाणविक कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। न्यूट्रॉन ही क्या था? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ क्या था? इक्वल था। ठीक है। अब हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन का क्योंकि वन होता है, हाइड्रोजन का वन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहता है। ठीक है, उसमें नहीं होता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब के बारे में बोल रहा है। सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का होता है नाभिक में होता है, और प्रोटॉन भी नाभिक में ही होता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। छोटा वाला n से किसको दिखाता है? न्यूट्रॉन को। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होगा ना, दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे ना, तो इससे क्या बनता है? परमाणु का द्रव्यमान बनता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान जो है उसको Z से दिखाते हैं हम लोग। ये Z कैसे बनता है? P+N से बनता है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाइड्रोजन में एक सर्कल दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस, मगर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? बाहर की तरफ घूम रहा है। बाकी का बात करें तो सब में दिख रहा है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है यहाँ पे। उसी तरह से ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर में, जितना भी है सबका इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर में घूम रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है। अभी यहाँ पे नीचे में तो दिखाई दिया था, इस तरह से वितरित होता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऐसे भी हम लोग पहले भी जानते हैं कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के विवरण के बारे में बोर और बोरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जो बोर बोरी स्कीम के नाम से जाने जाते हैं। बोर बोरी नाम से स्कीम से वो जाना जाता है। क्या स्कीम है? यहाँ पे एक्चुअली में एक फॉर्मूला है 2n²। इस फॉर्मूला के बेसिस पे चलते हैं हम लोग। n का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो वैल्यू नया नया मिलते जाएगा। जैसे 1 रखने पे 2 मिल रहा है, 2 रखने पे 8, 3 रखने पे 18 और 4 रखने पे 32 आ रहा है। इस सब का सेल का नाम दिया गया है। क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसका सूत्र दिया है। इसे 2 का पावर n से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा का स्तर होता है। कक्षा की संख्या या ऊर्जा का स्तर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या वाले कक्षा या k सेल में होंगे तो पहले वो k सेल में आएगा, दूसरी कक्षा L, उसी तरह से M, उसी तरह से N तक जा रहा है। 32 तक यहाँ पे दिया है। ये कुछ फिगर दिया गया है। पहले 18 परमाणुविक संरचना की व्यवस्थित चित्र, ये चित्र दिया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ क्या है? यहाँ पे शायद कोई क्रियाकलाप का था। कोई क्रियाकलाप का दिया गया है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। संयोजकता। संयोजकता किसको बोलते हैं? हम पढ़ चुके परमाणु के विभिन्न कक्षाओं या कोष। कक्षाओं या कोष का मतलब क्या बात कर रहा है? ये सेल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, इस सेल का। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है कि में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें व्यवस्थित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। मतलब आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे बना, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक का, जैसे यहाँ पे फिगर ऊपर में जो दिया गया है उसका फिगर दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का टोटल हम लोग के पास कितना है? 2, और इधर 8 2 10 और 2 12, टोटल 12 होता है। ठीक है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गया। अब बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 2। अब ये दोनों लोग क्या चाहेगा? ये दोनों चाहेगा कि हम लोग दोनों हट जाए, ताकि ये पूरा जो Mg है वो क्या बन जाए? पूरा स्ट्रांग हो जाए।
स्ट्रांग कैसे बनेगा ये? स्ट्रांग बनने के लिए इसको लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना होगा? 8। जिस भी चीज में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्ट्रांग है। जैसे कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना हटाना चाहेगा ताकि अपना 8 पूरा कंप्लीट कर ले। अब जैसे इससे पहले वाला, जैसे नियोन के बारे में बात करें, नियोन में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। नियोन से बनने वाला बहुत कम ही चीज हम लोग सुने होंगे जो नियोन से बनता होगा, ठीक है, नियोन नहीं के बारे में, ये नहीं रिएक्ट करता है, इसको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से नियोन है, आर्गन भी उसी तरह से है, आर्गन भी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस तरह से पीरियोडिक टेबल है, उसमें सारा एलिमेंट जो भी दिया गया है वो सब क्या है? नॉन रिएक्टिव होता है। तो नॉन रिएक्टिव होने के लिए रीजन क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ठीक है। और अगर पुराना है तो जैसे 2, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिथियम में 2, ये क्या है? हीलियम में 2, तो 2 भी से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, संयोजकता क्या बोलता है? वही लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, वही संयोजकता कहलाता है। बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि परमाणु का बाह्यतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अभी जस्ट पीछे बताएं। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। यह देखा जा सकता है कि जिन तत्वों के परमाणु बाह्यतम कण कक्षा पूर्ण रूप से 8 से भरे होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक रूप में सक्रिय नहीं होते हैं, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों से हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम भी क्या है? एक तरह का इसी तरह का चीज है जो रिएक्ट नहीं करता किसी से, तो उसका अंदर में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबका बाहर में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात उसमें समान या असमान किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने में परिवर्तित अपने बाह्य कक्षा के रूप में भरने का प्रयास माना जाता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 तक तो कंप्लीट हो गया, जो सक्रिय है परमाणु का संयोजक शक्ति अर्थात समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाते हैं। या तो वो लोग एच के साथ रिएक्ट कर लेगा, या H किसी Cl के साथ चल जाएगा, रिएक्ट कर लेगा और नया तत्व बना देगा। नया तत्व नहीं, नया कंपाउंड बना देगा, ठीक है, तत्व नहीं, कंपाउंड बनाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में अष्टक नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अष्टक, ठीक है, ये याद रखेंगे, अष्टक। अष्टक से प्राप्त किया जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, अतः अपने से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना उनके ग्रहण करने या उनका त्याग लेने से होता है। त्याग करना और लेना मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन देना या 1 इलेक्ट्रॉन लेना को बोला जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अष्टक बनाने के लिए जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन की समझदारी या स्थानांतरण होता है, वह उस तत्व का संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता बन जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 संयोजकता, 3 लिया तो 3 संयोजकता, उसके हिसाब से चलता है। जिससे चर्चा पिछले अध्याय में हम लोग कर चुके हैं, जो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए इसका संयोजकता 1 होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 2 और 3। क्यों है भाई? 2 बाहरी में है और 3 बाहरी में है, इसीलिए 2 और 3 होगा। यदि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी क्षमता के अनुसार लगभग पूर्ण है, तो संयोजकता में अन्य प्रकार के से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है,
परंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। अपेक्षित है कि समीकरण 1 से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता, यहाँ संयोजकता के बारे में दिया हुआ, ये रहा संयोजकता, इस साइड में ये संयोजकता है। अष्टक 8 और 7 घटकर प्राप्त की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति है जिसमें संयोजकता कहते हैं। ये लाइन देख लो, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक तत्व के सम्मुख निश्चित शक्तियां होती है जिससे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया हम लोग। इसमें हम लोग बात करेंगे कि परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, दो टॉपिक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, दो टॉपिक के ऊपर बात करना है। पहला टॉपिक है परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या क्या है? हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है। ये तो हम लोग को पता ही चल चुका है कि प्रोटॉन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, अंदर में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों वहीं होता है। अब क्या बोला, एक परमाणु की उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताती है। परमाणु संख्या, कितना परमाणु संख्या है, परमाणु का जो संख्या हो, प्रोटॉन को जो संख्या होगा वो बताएगा हम लोग का परमाणु संख्या को। कौन बता रहा है? प्रोटॉन। कौन बता रहा है? प्रोटॉन। ठीक है, जिसे हम लोग किससे दिखा रहे हैं? Z से दर्शाते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्व को उसके परमाणु विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग को किसी का भी अगर लिखना है परमाणु संख्या ना, तो उसका प्रोटॉन बताएंगे, जितना प्रोटॉन है उतना बोल देंगे उसका परमाणु संख्या। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, क्योंकि वहां क्या है, प्रोटॉन कितना है? 1 है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन का 6 है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यहाँ पे एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये हम लोग का डेफिनेशन है इसका। एग्जाम्पल के लिए लिखना होगा तो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z1 यूज करते हैं और कार्बन के लिए हम लोग Z6 यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। क्या है द्रव्यमान संख्या? एक परमाणु के अपरमाणुविक कण के अध्ययन के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ देने के बाद, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान, व्यवहारिक रूप मतलब बोलचाल के हिसाब से परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण ही होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान है, इसलिए ये न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंग्लिश में आप बोल दिया न्यूक्लियस। फिर से द्रव्यमान जो होगा हम लोग का, द्रव्यमान के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पे बोल दिया नाभिक में, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं, बहुत हल्का होता है, उसका कोई भार नहीं होता। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है। ये यूनिट, उसका U यूनिट में लिखते हैं उसको, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। 6 + 6 12, तो 6U + 6U 12 हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का 27 है। कैसे? 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होता है, तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिए, 14 + 13। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यहां से डेफिनेशन मिल गया। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणुविक संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब तत्व का प्रतीक को पहले लिख देना है, द्रव्यमान और परमाणु संख्या यहां लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए H लिखे है तो परमाणु संख्या यहाँ, द्रव्यमान भी यहाँ। अब इसका दोनों 1 1 होता है, इसीलिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो कुछ और लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, नहीं दिया है कुछ भी। अच्छा, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का देखो, ये क्या है? 7 हम लोग का हो गया उसका संख्या और 14 हो गया क्या? द्रव्यमान।
ठीक है, संख्या और द्रव्यमान को लिख दिया। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेना अपने से। समस्थानिक एक टॉपिक आ गया, क्या नाम है? समस्थानिक। स्थानिक नाम से पता चल रहा, स्थान लिखा हुआ है। स्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान, सम मतलब समान, समान स्थान, स्थान समान रहेगा मगर उसका द्रव्यमान अलग अलग रहेगा। पढ़ते हैं। प्रकृति में कुछ तत्व परमाणु के पहचान की गई है, कुछ तत्वों का परमाणुओं की पहचान की गई है जिसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। फिर से डेफिनेशन सुन लो। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या परमाणु संख्या जो होगा वो समान और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण का अगर बात करें यहाँ पे तो हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं। इसका हाइड्रोजन का 3 परमाणविक स्पीसीज होता है, मतलब टाइप जो होता है ना हाइड्रोजन का, 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है। पहला का नाम दिया हुआ है प्रोटियम, प्रोटियम जिसको बोलते हैं H11, दूसरा का नाम है ड्यूटीरियम और एक का नाम है ट्राइटियम। 3 नाम दिया गया है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, टाइप्स जो होगा समस्थानिक में हाइड्रोजन का 3 नाम लिखे। कौन कौन सा नाम है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, लिखते कैसे हैं? परमाणु संख्या सबका सेम लिखे, परमाणु संख्या सेम है, दिख रहा है यहाँ पे सेम है, 1 1 1, मगर जो द्रव्यमान है वो बदल गया। क्या हो गया? द्रव्यमान बन गया 1 2 और 3, यानी कि उसका जो भार होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन बदल गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परमाणु संख्या समान है, दिख रहा है समान ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कार्बन का भी होता है। कार्बन में क्या होता है? कार्बन के लिए 2 एग्जांपल दिया गया। कार्बन 6, कार्बन क्या है? 6, दिख रहा है 6 कार्बन है। अब परमाणु संख्या 12 है, मगर एक और कार्बन है जिसका परमाणु संख्या क्या है? 14 है। सेम इसी से रिलेटेड हम लोग को बताया गया क्लोरीन का। क्लोरीन में 2 चीज बताया जा रहा है, 35 और 37, जबकि दोनों का 17 ही होता है। ठीक है, नाम नहीं दिया है तो नाम हम लोग नहीं ध्यान देना। बात करते हैं आगे। इन उदाहरण के लिए आधार पर समस्थानिक को इस तत्व से परिभाषित किया जाता है। किस तरह से परिभाषित करेंगे हम लोग यहाँ पे? एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। चेक कर लो यहाँ पे फिर से क्या बोला है। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग समस्थानिक। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से तत्व समस्थानिक का मिश्रण भी होते हैं। इस तत्व को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये लाइन अच्छा से दिमाग में रखना है। समस्थानिक का रासायनिक गुण तो समान होता है, मगर वो दिखने में हो सकता है काला, ब्लू, लाल, पीला, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, देखने में अलग होगा, मगर वो सेम ही चीज का काम करेगा, सेम ही चीज होगा उसमें। नेक्स्ट, प्रत्येक में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाए जाते हैं। क्लोरीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसका द्रव्यमान 35 यू और 37 यू था, जो कि 3:1 का होता है। ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्न उठता है कि किसी द्रव्यमान में क्लोरीन परमाणु के द्रव्यमान मानना चाहिए, तो क्लोरीन का कौन सा द्रव्यमान लेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? उसका अनुपात निकाल देते हैं। क्या निकाल देगा? आइए पता लगाते हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान औसत कर दिया। क्या कर दिया? जो दोनों का होता है, दोनों को क्या किया है हम लोग का जो रेंज है 3:1 था ना, 3:1 लिखा हुआ था, 3:1 लिखा होता। तो 3 मतलब अगर 100 है तो 100 का तीसरा पार्ट होता है 75 और एक पार्ट होता है 25, तो 75 और 25, तो यहाँ लिखा 75 25 75 25, दोनों का 35 और 35, दोनों को जोड़ा, काटा उठा, मिला 35.5। तो आंसर लिखेंगे उससे हम लोग, जो द्रव्यमान लिखेंगे वो कितना आएगा? 35.5 आएगा। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा? किसी प्राकृतिक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि एक तरह का एवरेज होता है, जितना टाइप का मिलता है सबको ऐड कर लेते हैं, उसका द्रव्यमान को, और एवरेज निकाल देते हैं। 2 से या 3 से भाग दे देंगे, अगर 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, और वही हम लोग का बन जाएगा क्या? परमाणु द्रव्यमान।
अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान उसके उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना है, और अगर रहेगा तो एवरेज निकाल लेना है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप के प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान का गणना करना होगा। ठीक है, प्रतिशत निकालने के बाद, जैसे ऊपर में निकाले, प्रतिशत निकालने के बाद गणना करेंगे कि आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान भिन्नात्मक संख्या यानी कि पॉइंट में 35.5 U। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लोरीन का कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 U होगा। ठीक, कोई भी क्लोरीन उठाएंगे तो हम नहीं बोल सकते कि क्या है, तो वो समस्थानिक लेके चलेंगे और जो क्या आएगा 35.5। समस्थानिकों के अनुप्रयोग कहाँ यूज है इसका? कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। उनमें से कुछ निम्न है, जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर यानी कि ईंधन का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक तरह का एनर्जी निकालने के लिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं उसमें हम लोग ये यूरेनियम को यूज करते हैं जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसका एक समस्थानिक को यूज करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर का जो इलाज होता है उसमें जो दवा यूज किया जाता है वो यूज होता है कौन सा? कोबाल्ट का समस्थानिक। घेंगा रोग जो होता है उसके इलाज के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। तो आयोडीन कौन सा? उसका समस्थानिक को यूज करते हैं। आयोडीन नाम है मगर उसका जो समस्थानिक होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम लोग का समभारिक। नाम से ही क्लियर है क्या बात? सम मतलब समान, भारिक मतलब भार। समान भार मगर क्या? परमाणु संख्या अलग। देखो क्या लिखा हुआ, दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। दोनों में परमाणु संख्या कितना अलग अलग है, 18 और 20 है, मगर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों को द्रव्यमान 40 है, दोनों का द्रव्यमान क्या है? 40 है। कैसे हो गया 40? यानी कि तत्वों के इस जोड़ के अणुओं को कुल न्यूक्लियस की संख्या समान है। मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मिला दिया गया ना तो पता चला जो सम आया, दोनों का जो एडिशन आया, दोनों का किसका? कैल्शियम का और आर्गन का, दोनों का आ गया कितना? सेम। अभी कैसे आया देखते हैं, वही 40 आएगा। ठीक है, लिखा नहीं कुछ। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनका द्रव्यमान समान होता है समभारिक कहलाते हैं। कुछ लिखा नहीं है मगर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बता दिया कि द्रव्यमान 40 आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम का तो 20 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। मगर अगर हम बात करें आर्गन का तो 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो दोनों मिलकर तो 40 बन गया ना। तो दोनों 40 बन गया तो द्रव्यमान कितना है? 40। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये 40 हुआ है। कैसे हुआ? बढ़ गया ये न्यूट्रॉन के चक्कर में। प्रोटॉन सेम था, न्यूट्रॉन बढ़ गया, इसीलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गया हम लोग का फाइनल कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाती है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर, तो क्या कहला रहा है हम लोग का? सॉरी, अलग अलग परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान। हाँ ठीक है, सही है, तो समभारिक कहलाती है। तो ये था हम लोग का चैप्टर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। क्या सीखे ये नीचे में लिखा गया और ये क्वेश्चन आंसर है, इसको देख लेना।